हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर कंसेप्ट। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परफॉर्मा सैलरी का। मगर उससे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो एक हल्का सा रिवीजन लेते हैं 1 मिनट का, और उसके बाद हम लोग स्विच करते हैं परफॉर्मा की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ सैलरी, उसके बाद हमने देखा था सैलरी कब कब चार्ज होगी इनकम टैक्स के अंदर। परफॉर्मा जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, तो ये तो आपका आइडिया लगा होगा कि क्लास 2 पार्ट में होने वाली है। सबसे पहले हम परफॉर्मा डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स एंड अदर्स हैं ये डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। मैंने आपको कहा था अगर ये होता है तो टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, प्लेस ऑफ एक्रूवल इंडिया में है तो टैक्स लगेगा, बाहर है तो टैक्स नहीं लगेगा। मगर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर गवर्नमेंट आपको देती है सैलरी। उसके बाद एडवांस सैलरी, फोरगोइंग सैलरी। फोरगोइंग सैलरी सरेंडर सैलरी कंफ्यूज नहीं होने का है। फोरगोइंग सैलरी मतलब क्या, मेरे को सैलरी नहीं मांगता, और सरेंडर सैलरी का सर आप ये सैलरी किसी और को, जरूरतमंद को दे दीजिए। इसके बाद हमने देखा था चार्जेबिलिटी ऑफ सेक्शन। मैंने कहा था सैलरी तुम कमाओगे तब भी लगेगा, तुम काम करके आओगे पैसा नहीं आया तब भी लगेगा, सब तरफ से सैलरी का पैसा लगने वाला है, राइट। इसके बाद हम लोगों ने ड्यू डेट की कैलकुलेशन पढ़ी थी। फिर हमने देखा पीरियड ऑफ कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लेंथी क्वेश्चंस करोगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना रेलिवेंट नहीं है। आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ड्यू डेट क्या है, मतलब क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सैलरी कब ड्यू होती है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सैलरी का मीनिंग किया था जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया था। फिर मैंने आपको ऐसे एक टैबुलर फॉर्मेट के अंदर ईजी लैंग्वेज में समझाया था कि सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, प्लस उसका टैक्सेबिलिटी या एग्जाम्पशन से क्या रिश्ता है। इसके बाद हम लोगों ने डिडक्शंस, मैंने आपको डिडक्शंस पढ़ाना है मेरे को, ये आपके परफॉर्मा के अंदर हम कवर करने वाले हैं। और अब शुरू करने वाले हैं परफॉर्मा। क्लियर। परफॉर्मा का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक, है ना, कंप्यूटेशन। आप सैलरी का किस तरीके से कंप्यूटेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मा। तो इसमें जो भी टर्म्स आने वाले हैं वो इसके साथ साथ ही सॉल्व करने वाले हैं, प्लस जो भी प्रॉब्लम्स आएगी साथ में ही हैंडल करेंगे। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सैलरी, ये आपको ऐड करना है। बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको फीस या कमीशन, कुछ भी एडिशनल फीस मिल रही है या आपको कोई कमीशन मिल रहा है ऑन सेल्स या कुछ प्रॉफिट में आपको कोई हिस्सा मिल रहा है, ये आपको ऐड करना है। इसके बाद कोई बोनस मिलता है, काम अच्छा करोगे ना तो मिलेगा, तो बोनस मिलता है तो वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। टैक्सेबिलिटी आपको क्लियर तो ना, पढ़ क्या रहे हैं। परफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी, मतलब सैलरी हेड के अंदर इनकम की डेफिनेशन में जो जो सैलरी आती है वो सब हम यहाँ पे क्लब कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हेडिंग टैक्सेबल अलाउंसेस। क्या होता है अलाउंसेस? अलाउंसेस बेसिकली वो एडिशनल सम है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है ड्यू टू द नेचर ऑफ जॉब, है ना। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। सबसे पहले डियरनेस अलाउंस क्या होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब क्या, महंगाई बढ़ता। क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना, हर बार एम्प्लॉय को कहता है सर आपके तो मज़े हैं सर, आप तो ये हो सर, आप तो एसी में बैठते हो, ठाठ है सर, लैपटॉप में काम करते रहते हो, हम बेचारे लोग बाहर धूप में जाके खपते हैं। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उनको डीए दे देता है। यार ठीक है यार, तुम डीए तो दे रहा हो ना, तुमको महंगाई जितनी बढ़ रही है उतना मैं भी तो वापस तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। क्या होता है कि सैलरी पूरी की पूरी सैलरी नहीं बढ़ती, हमेशा ध्यान रखना। सैलरी के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं। तो डीए इज वन ऑफ द कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता, और ये पूरा का पूरा क्या है आपके लिए, टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउस रेंट अलाउंस। आप सपोज करो आप कहाँ पे हो, सपोज करो आप राजस्थान के किसी शहर में हो और आप महाराष्ट्र जा रहे हो जॉब करने के लिए। ठीक है, अब आप एम्प्लॉयर को जाके बोल रहे हो सर मैं तो बेसहारा हूँ, मैं बेघर हूँ, है ना, मैं मेरा घर तो राजस्थान छोड़ के आया हूँ, आपके पास कोई घर है क्या? दैट इज कॉल्ड एज एचआरए। मतलब क्या, आपको सैलरी के अंदर हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर सैलरी। तो वो जो आपको एचआरए मिल रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इट इज अ काइंड ऑफ योर अलाउंस। तो ये जो अलाउंस आपको मिल रहा है, गवर्नमेंट क्या नहीं इस पर टैक्स लेंगे? मतलब गवर्नमेंट को तो है ही नहीं यार। एक तो हमारा मतलब रहने के लिए हम लोग ले रहे हैं, उससे खर्चा ले रहे हैं, जो भी हम किराया दे रहे हैं लैंडलॉर्ड को, गवर्नमेंट कह रही नहीं इसमें भी तुम कमा रहे हो। गवर्नमेंट को क्या लगता है कि तुम एचआरए भी खर्च नहीं कर रहे हो, तुम कमा रहे हो। इंटेंशन समझो गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि आप जो एम्प्लॉयर से ले रहे हो ना एचआरए के नाम पे, आप एक्चुअल में इतना खर्च ही नहीं करते हो।
कुछ समझ नहीं आया सर, यू आर नॉट मेकिंग सेंस टुडे। देखो आपने एम्प्लॉयर से लिया सर मुझे तो 10,000 चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड अच्छा है, मैं ऐसी वैसी जगह नहीं रुकूंगा, है ना, पहले बता देता हूँ मैं। तो एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है यार मैं देखो 10,000 महीने का दूंगा, पर खर्च करना। आपने क्या किया, आप किसी चाल बस्ती में जाके सो गए जहाँ पे आपको 500 रुपये महीना आ रहा है, 1,000 रुपये महीना आ रहा है, तो 9,000 रुपये कहाँ गए, आपकी कमाई हो गई ना सर। तो बॉस वो जो कमाई है ना, गवर्नमेंट की नज़र उस कमाई पे है। आप एक चीज़ तो समझ लो, अगर आप खर्चा कर रहे हो तो गवर्नमेंट को उससे कोई आपत्ति नहीं, मगर आपको जो अलाउंस या जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयर दे रहा है, अगर आप उसमें से भी कमाई के संसाधन निकाल रहे हो तो उस टैक्स लगेगा। यही पूरा कंसेप्ट है आने वाले फॉर्मूला का, जितना भी कैलकुलेशन आने वाला है ना, सिर्फ यही कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट स्ट्राइक हो गया तब तो आगे के जो फॉर्मूले जो मगअप में कराने वाला हूँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आपको हर दिन कन्फ्यूजन झेलना पड़ेगा, है ना। चलो तारे ज़मीन पे मुझे याद आ गया जब आमिर खान ने कह रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा, अरे भाई तुम पहले समझ लो, उसके बाद उसको जब करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। पर नहीं होता उसके फादर को उसको चाइनीज़ की लैंग्वेज देती, तुम पढ़ के बताओ, फिर वो कहता नहीं पा रहा, बदतमीजी करो, वैसी चीज़ नहीं, है ना। तुम इसको समझ लोगे ना तो तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंसेप्ट समझो, गवर्नमेंट सिर्फ ये कहना चाह रही है कि जो तुम कमा रहे हो तुम खर्चा नहीं कर रहे हो यार, तुम एम्प्लॉयर से ले लिया और तुम खर्चा नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी कमाई है। तो जो तुमने कमाया है तो उस कमाई का एक हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास लेना चाहती है ना। बस ये ही कंसेप्ट है। चलो शुरू करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस क्या बोल रहा है गवर्नमेंट कि आपने जितना भी एचआरए मिला है उसमें से हम आपका ये जो है ना एग्जाम्प्ट कर देंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट। क्या है सेक्शन 1013 ने, ये देखो ये जो वाइट स्पेस मैंने आपको दिया ना यहाँ पे, ये पेड़ पौधे बनाने के लिए नहीं दिया फ्रेंकली। ये आपको क्या करना है एग्जाम्स टाइम में, आपको बहुत याद आएगा। आपको जो भी निमोनिक्स है, जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स है, आपको पूरा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इस वाइट वाले पेज कॉलम पे लिख लो। एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको हेडिंग पढ़ना है और उसका आंसर इस तरफ आपको याद आ जाएगा। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको सारे पेजेस शफल अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। करके बताऊंगा मैं। चलो सबसे पहले एचआरए की बात कर लेते हैं। एचआरए का सेक्शन क्या है, 1013A है। क्या बोल रहा है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। ये जो कंडीशन है ना लीस्ट वाली, ये सब जगह रहने वाली है ना, तो इसको याद मत करना कि लीस्ट सब जगह लीस्ट ही रहने वाला है, तो ये तो इम्प्लाइड है, इट इज एन इम्प्लाइड एजम्पशन। जहाँ पे भी एग्जाम्पशन आएगा लीस्ट ही आएगा, ठीक है। चलो एक इक्वेशन तो कम हुई माइंड से। क्या लिखा हुआ है, एचआरए एक्चुअल रिसीव्ड, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। मतलब जितना भी आपने रेंट पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी क्या करो, लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी इफ द एकोमोडेशन इज MKDC। अरे वाह, 50% अगर कहा है एकोमोडेशन MKDC मतलब मेट्रो सिटी, मतलब मेट्रो सिटी सारी नहीं है, सिर्फ 4 सिटी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, MKDC, ठीक है। अगर यहाँ पे एकोमोडेशन आपके MKDC में है तो 50% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस। ये दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो अब आप देखो, या तो एक्चुअल रेंट या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या 50 और 40% ऑफ MKDC और एनी अदर सिटी इन विच यू आर लिविंग। इन तीनों में से जो भी अमाउंट लेस है ना वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। मतलब जितना मिला ठीक है, जितना मिला वह तो पूरा का पूरा, या जितना आपने रेंट पे किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस कर दी, तो या 50% ऑफ MKDC और 40% ऑफ MKDC ऑफ योर सैलरी विच एवर इज लेस, वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। मतलब जैसे कि आपका एचआरए आ रहा है और ये तीनों अमाउंट में से लेस होने के बाद जो भी एचआरए नेट आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज हाउ द एग्जाम्पशन वर्क्स। मतलब कितना आपको मिला है उसके बाद कितना गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया उसमें से लेस कर दो, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बिकम द टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर। चलो सर ये तो हुआ एचआरए। याद क्या करोगे, 1013A 1013A, उसके बाद एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% और 50% ऑफ MKDC। इस तरीके से आपको ना मेमोराइज करना रहेगा। एक चीज़ मैं समझा दूँ आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस क्या आने वाला है। देखो सैलरी बहुत बड़ा टॉपिक है, आपके NTA नेट के अंदर सैलरी पूरा का पूरा नहीं है, मेक इट वेरी क्लियर। जो ऊपर की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, जो डेटा है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो आपके लिए रेलिवेंट है, अदरवाइज ये बहुत डिटेल में है ना, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। मेक नो मिस्टेक, काफ़ी ऑथर्स ने इसको बहुत डिटेल में दे रखा है, बट इतना डिटेल में आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। आपको आपकी समय की कीमत समझनी होगी। 5 क्वेश्चन आएंगे इनकम टैक्स में से, है ना।
अब उस 5 क्वेश्चन में से आपको नहीं पता कहाँ से क्या आने वाला है एंड कितना डेप्थ में आने वाला है। तो ये चीज़ एनटीए को भी पता है कि बच्चा एक साथ 20 सब्जेक्ट के एग्जाम देने जा रहा है, तो हाउ ही विल बी एबल टू हैंडल सच इन डेप्थ नॉलेज, है ना, ये एनटीए को पता है। सो डोंट गेट मिसगाइडेड, ज़्यादा डीप पढ़ने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर पढ़ें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। जो कंटेंट आपको यहाँ बताया जा रहा है उस कंटेंट पे विश्वास रखें। ओके, चलिए ये तो हुई विश्वास की बात। अब करते हैं आगे की पढ़ाई, है ना। चलो अब क्या हो गया, डीएनएस अलाउंस फुल टैक्सेबल, एचआरए 10 दे रहा है, एक्चुअल रिसिप्ट और फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% एमकेडीसी, खत्म। इस तरीके से मगअप करने का। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन मतलब बच्चे करने का अलाउंस मिलेगा। अरे नहीं रे, क्या लिखा है, एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाने का। अरे यार तुम अपना राजस्थान छोड़ के तुम कहाँ गए, महाराष्ट्र गए, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। तो बच्चों को भी साथ लेकर आओगे ना तुम वहाँ पे अपने जहाँ पे रह रहे हो। तो क्या बोल रहा है गवर्नमेंट कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो हम एग्जाम्प्ट करेगा। कितना करेगा, 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। समझ लो बात को, क्या लिखा है, 2 बच्चे का हम एग्जाम्प्ट करेगा। कितना, 100 रुपये पर मंथ। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, 12 दूनी 2400 रुपये। कितना एग्जामिशन होगा, मैक्सिमम 2400 रुपये। अगर एक बच्चा है तो गलती किसकी, आपकी, 2 क्यों नहीं किए, है ना, अलाउंस मिल जाता ना आपको। सिमिलरली चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, बच्चों को रखने का खर्चा। अरे भाई तुम तो खुद ही चाल में रह रहे हो, तो फिर क्या एचआरए तो तुम यूज़ कर नहीं रहे हो ना। तो क्या लिखा है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना दे रहा है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। हम 2, हमारे 2 याद रख लेना, तुम ज़्यादा मत कर लेना, एग्जामिशन नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ मैं। क्या लिखा है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड। तो यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर हो गई, क्या, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2। यहाँ पे 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2। हम 2, हमारे 2, यही है जीवन का सार मेरे भाइयों, ठीक है। 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करना है, याद रख लेने का। चलो इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये क्या होता है, ऑब्वियसली है ना सर, आने जाने का खर्चा दे रहे हैं ना सर हमको, क्या हम क्या ऐसे ही आएंगे क्या, आने जाने का खर्चा, रहने का भी देगा, खाने का भी देगा, पीने का भी देगा, बच्चे करने का भी देगा। तो उसके बाद क्या, ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनो, डोंट गेट ओवर इमोशनल। क्या बोल रहा हूँ मैं, डोंट गेट ओवर इमोशनल। क्या लिखा है, 3200 पर मंथ इज एग्जेम्प्ट इन केस ऑफ ब्लाइंड, डेफ, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय ओनली। देखो वाजिब है, थोड़ा खर्चा तो तुम भी बियर करो ना यार। ये क्या तुम मतलब हर चीज़ एम्प्लॉयर से मांगेगा, नहीं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं। मगर कोई स्पेशल केस है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। कितना, 3200 पर मंथ इज एग्जाम्प्ट इफ द पर्सन और द एसएससी इज ब्लाइंड, डेफ, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और लाइकवाइज, ठीक है। तो उस केस में रहेगा। इन ऑफ द अदर केस भाईड़ा तुमको तुम्हारा पूरा जिम्मा उठाना पड़ेगा आने जाने का, बहुत हो गया तुम्हारी शानी पर, यहाँ इतना नहीं चलेगा यहाँ पे। इसलिए क्या होगा, फुल टैक्स लगेगा, ठीक है। तो कोई वादा नहीं टैक्स देने का। चलो एंटरटेनमेंट अलाउंस, अरे सर ये मस्त लगा, एंटरटेनमेंट मतलब क्या, हमारा मनोरंजन होगा, नहीं रे। क्या होता है, जब आप मार्केटिंग बिजनेस के अंदर होते हो ना, तो आपको यार क्लाइंट के साथ उठना बैठना पड़ता है, क्लाइंट को खुश करने के लिए खर्चा भी करना पड़ता है, नहीं कहते उसको बाटली में उतारना पड़ता है इन शॉर्ट। तो दैट इज कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। मार्केटिंग फील्ड में ऐसा होता है। तो जो भी आपके चाय पानी नाश्ता खर्चे का हो रहा है, जो आप अपनी पॉकेट से दे रहे हो क्लाइंट को खुश करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मूवी थिएटर में जाके बैठ के तुम अपने आप को राजी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, उसका कोई अलाउंस नहीं है, ठीक है। चलो तो एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल टैक्सेबल होगा, राइट। मगर इसमें ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है वो मैं तुम्हें डिडक्शंस में बताऊंगा, जब आप सेक्शन 16 पढ़ोगे ना उसमें बताऊंगा। और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही एग्जेम्प्ट है, इसलिए मैंने इसको परफॉर्मा में ले लिया है ताकि ना कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। इन शॉर्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस इज टैक्सेबल। सेक्शन 16 जब पढ़ेंगे, जब मैं इसको वापस को रिलेट कर दूंगा। उसके बाद अदर अलाउंस है कोई भी, इंक्लूडिंग ओवर टाइम अलाउंस। मैं मेहनत कर रहा हूँ, ओवर कर रहा हूँ तो ओवर टैक्स देना बाबा, क्या है, सीसीए बता रखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, ये जो भी चीज़ें हैं इन सब का क्या देना होगा, इंक्लूडिंग है। सर तो याद करने लायक बात क्या है, याद करने लायक बात है ये, ऐसे याद होगा। डीएनएस अलाउंस फुल टैक्सेबल, आपका एचआरए 10-13 ने, एक्चुअल रिसिप्ट 10%, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% एमकेडीसी, खत्म मैटर।
बच्चों के एजुकेशन का खर्चा 100 रुपये, बच्चों के रहने का खर्चा 300 रुपये, ख़त्म मैटर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, मगर क्वेश्चन जब ऐसा कोई स्पेशल केस मेंशन करे तो आपको याद रखना होगा इट इज़ 3200 पर मंथ और नॉट ईयर, इट्स पर मंथ। ओके, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल टैक्सेबल, अदर अलाउंस फुल टैक्सेबल, मतलब अलाउंसेस लगेगा आपको। जॉब के नेचर का अगर ऐसा कोई भी आपको अलाउंस मिल रहा है ना, इट इज़ टैक्सेबल। तो सर फ़ायदा क्या है जॉब करने का, मतलब काहे को जॉब करूँ मैं, मतलब मेरे को इतना मतलब बुरा लग रहा है ना सर, मैं क्यों जॉब करूँ। अरे भाई परक्विजिट्स है ना यार, तुमको खुश करने के लिए परक्विजिट्स मस्त चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को राजी रखने के लिए, है ना, मोटिवेटेड रखने के लिए परक्विजिट्स देता है। इट्स अ काइंड ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दोनों फॉर्म के अंदर जो एम्प्लॉय को देता है, दैट आर परक्विजिट्स। मज़ा आने वाला परक्विजिट्स में। शुरुआत करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं बने, इसलिए इसको फटाफट ग्रैब करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। सर क्लियर कर लो, रहना इतना इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तुम 8-10 घंटे तो ऑलरेडी कंपनी के अंदर हो, बाकी का घर में रह रहे हो, तो घर में सही से रहोगे तभी तो कंपनी में आके काम कर पाओगे, वरना कैसे करोगे। तो सर HRA भी मिलेगा दिया, और ये मेरे को RFA भी मिलेगा नहीं। देखो कंपनी की पॉलिसीज के ऊपर है। कंपनी अगर आपको एकोमोडेशन नहीं दे रही है तो आपको HRA दे देगी। कंपनी अगर खुद अपना घर और घर बार दे दिया, आपको एम्प्लॉयर कह रहा है भाई तू मेरे साथ आके सो मेरे घर में, तो यार HRA नहीं मिलेगा। ठीक है, वॉट एवर बी द केस, जैसा केस वैसा काम, हमारा काम है इसको सीखना। ठीक है, अभी हम क्या सीख रहे हैं, परक्विजिट वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या बोलता है ये, रेंट एकोमोडेशन का मतलब रहना, ना तो समझ में आ गया होगा ना कि यार रहने का खर्चा दे रहा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। चलो देखते हैं। द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज। क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एकोमोडेशन दे रहा है। आप लोगों ने देखा है क्वार्टर्स बने हुए होते हैं मिलिट्री के, मेडिकल्स के, हर डॉक्टर का अपना अपना क्वार्टर होता है, दैट इज व्हाट रहने की फैसिलिटी। उसमें क्या रेंट चार्ज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो देख लेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अब कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। किसको दे रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है। सिंपल सा मैक्स है, जो भी लाइसेंस फी होगा एज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, ये ऑलरेडी मेंशन होगा कहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर, उसमें से लेस कर देंगे रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, यही एक ट्विस्ट है। बाकी सब जगह एम्प्लॉय का जो भी खर्चा होगा ना वो लेस हो जाएगा, क्योंकि उसका एम्प्लॉय रोते रोते पहुंच गया वहाँ पे कि यार ऐसा तो ही ना होता है कि एम्प्लॉयर ने सारा खर्चा तो ही ना किया, मैंने भी तो कुछ किया, ऐसे रोने लग गया वो। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला, क्या तू रो मत यार, तूने जो खर्चा किया ना, जहाँ जहाँ पे भी तूने खर्चा किया है वो हम डिडक्ट करेंगे। ये एक इम्प्लाइड रूल होगा, ये दूसरा इम्प्लाइड रूल मैंने बताया आपको। ठीक है, याद रखना, जो भी खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय अपनी ओन पे कर रहा है या उस परक्विजिट्स के साथ में कर रहा है, वो डिडक्ट हो जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर जो भी है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ठीक है, अभी बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है, तो जो भी लाइसेंस फी है उसमें से जो भी रेंट एक्चुअली पेड किया है एम्प्लॉयर ने वो लेस हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग जितना भी VFA है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, वो कहाँ ऐड हो जाएगा, सैलरी की डेफिनेशन में। ठीक है सर, क्लियर है, इजी है। गवर्नमेंट के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना हमें कि यहीं पे एम्प्लॉयर का डिडक्शन इन्होंने लिया है। अब समझते हैं सर, एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट हो गया। तो सर क्या है, इफ द एकोमोडेशन इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, मतलब क्या आप अपने घर में ही बुला रहे हैं, क्या बोल रहा है, अरे भाई तो मेरा ही घर है, आ जाओ रह लो यहाँ पे। क्या करना है उस केस के अंदर आपको, सिंपल ये याद रखना है, सिटी को देखना पड़ेगा यार, कैसी सिटी में रह रहे हो। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% हो जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो 10% हो जाएगा। अगर वहाँ की पॉपुलेशन आपके 10 लाख से कम है, लेस देन 10 लाख है, ठीक है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 7.5% ऑफ सैलरी। ये क्या है आपके लिए, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। मतलब क्या, अगर सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख, इन दैट सिनेरियो 15% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट टू द पीरियड कंप्यूटेशन जो भी है, माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इम्प्लाइड है। मतलब क्या, 15% ऑफ सैलरी आपके लिए क्या हो जाएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू। अगर वहाँ पे 25 लाख की पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है इतना पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन कम है, तो 10% हो जाएगा, नहीं तो 7.5% हो जाएगा। क्लियर, तो ये हुआ VFA। पर सर उसका खुद का घर ही नहीं है, मतलब वो कह रहा है कि नहीं मेरा तो घर नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लो, मैं कोई अरेंजमेंट कर देता हूँ तुम्हारे, वो इधर मासी चाचा के घर पे रुकवा रहा है मेरे को, अब क्या करूँ मैं। तो रुको ना, अभी देख लेते हैं।
इफ द एकोमोडेशन इज नॉट इज टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने एकोमोडेशन किस पे लिया है, लीज पे लिया है, किराए पे लिया उसने खुद ने, सिंपल मैक्स है। लोअर ऑफ लीज रेंट, लोअर ऑफ लीज रेंट और पेड बाय द एम्प्लॉयर, या जो भी उसने एम्प्लॉयर ने पे किया है, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, मतलब क्या है, तो लीज रेंट या जो एम्प्लॉयर ने जितना पे किया है या 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस विल बी टर्म्ड एज वैल्यू फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। ऑब्वियसली ये इम्प्लाइड कंडीशन तो हर जगह रहेगी, अगर कोई रेंट एक्चुअली पे किसने किया है, एम्प्लॉय ने किया है, ठीक है। एक ही जगह एम्प्लॉयर है, वो है गवर्नमेंट के केस में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ ये एक जगह एम्प्लॉयर का पेमेंट आ रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट का केस है ना। बाकी सब जगह कहीं पे भी एम्प्लॉय ने कुछ भी पे किया है तो वो डिडक्ट हो जाएगा। वापस देखो, इफ द एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज, सिंपल लीज रेंट और द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, इन तीनों में से जो भी छोटा अमाउंट है उसमें से अगर आपने कोई खर्चा किया है तो लेस हो जाएगा, बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। दिस इज हाउ द कंप्यूटेशन विल वर्क। आई नो याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, अगर करना पड़ेगा, क्वेश्चन सारा ऐसे ही बनेंगे आपके, सीधा स्ट्रेट अभी आपको पूछा जाएगा कि कितना वैल्यूएशन कितना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, मतलब क्या, एम्प्लॉय का कोई ऑब्लिगेशन था, कोई उससे उधार पैसा मांगता था और किसने दे दिया, एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो क्या होगा, टैक्सेबल इन द फॉर्म ऑफ परक्विजिट। एग्जाम्पल क्या दिया, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, ये क्या, तो रिसेंट एग्जाम्पल देता, मैं याद कराने के हिसाब से एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किस में से, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, आपकी टैक्स लग जाएगा, एग्जेम्प्ट तो नीचे होगा सेक्शन 16 के अंदर। ओके, नाउ एनी सम पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू मीट एन इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉयर, अगर इंश्योरेंस का कोई भी खर्चा किसने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है, दैट विल बी परक्विजिट। उसके बाद वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटर कार, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंसिडर करेंगे बिकॉज ये मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनी अदर परक्विजिट, फॉर एग्जांपल प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट, ऐसा कुछ भी आपको मिल रहा है ना, क्योंकि आप बड़ी कंपनीज में जब आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे पहुंच जाते हो तो आपको ये सब चीज़ें मिलती है, गार्डनर मिलता है, माली मिलता है, खाने को मिलता है, धोने को मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो जितना भी उनका मिल रहा है ना, पेमेंट हो रहा है, वो सब आपके लिए क्या है, परक्विजिट। इसलिए मैंने कहा था जॉब करने का, तुम लोग रो रहे थे ना कि जॉब में क्या ऐसा अलाउंसेस मिल रहा है, वो भी 100 रुपये 300 रुपये, क्या ज़िंदगी जिएगा, अरे ये मिल रहा है ना तुमको यार, फिर घर मिल रहा है और क्या चाहिए, वो भी रेंट फ्री एकोमोडेशन, मज़ेदार चीज़ है। आगे देखो, कोई भी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाइड अगर एम्प्लॉयर कर रहा है आपके लिए, दैट इज ऑल्सो परक्विजिट। प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज, जैसे कि टाटाज ने किया, रिलायंस ने किया, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खुद ने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खोल दी और बोला है यार अपने बच्चों को वहीं भेजो, हम तुम्हें क्वालिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, क्वालिटी दे रहा है, तो जो बच्चे मेरे को छोड़ के वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है दैट इज ऑल्सो परक्विजिट। सही किया ना गवर्नमेंट ने, सही किया नहीं किया, बोलो क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड, दैट इज विल बी टर्म्ड एज परक्विजिट। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन एक्सीडिंग 20,000, अगर 20,000 से ज़्यादा कोई कंसेशनल लोन दिया या इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, दैट विल बी टर्म्ड एज परक्विजिट। बात समझना इधर, इंटरेस्ट जैसे मार्केट में रेट चला 7% और आप एम्प्लॉयर ने रेट लोन दे दिया 2% में, तो ये जो 2% और 7% में जो फ़र्क आ रहा है ना 5% का, दैट विल बी कॉल्ड एज कंसेशन गिवन। तो जितना भी वो लोन दिया, अगर 20,000 के ऊपर का जितना भी लोन दिया और जो कंसेशनल रेट है सपोज करें 5% है, दैट विल बिकम टैक्सेबल, ठीक है। वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर अमाउंट 5,000 से अगर एक्सीड हो रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सैलरी, सैलरी की इनकम डेफिनेशन में आ जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कभी भी एम्प्लॉयर आपको गिफ्ट देना, उसको बोलना भैया 5,000 से कम दो, क्या बोलोगे, भैया 5,000 से कम दो, हमको टैक्स लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हमको टैक्स लग जाएगा, जैसे नहीं था कांटा लग गया वैसे ही टैक्स लग जाएगा। याद रखना 5,000 से अगर गिफ्ट लेना है 5,000 से कम का लेने का, किससे, एम्प्लॉयर से, ठीक है। ये सब बातें तो याद रख लेंगे, पर सब मज़ा नहीं आया अभी भी, मतलब क्या ऐसा सैलरी में क्या है अभी, ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं हमें कि मतलब कुछ सोचें। अब देखो मूवेबल एसेट्स, क्या मिल रहा है आपको, मूवेबल एसेट्स कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। अब ध्यान से सुनो, यूज़ ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, क्या वैल्यू मानी जाएगी, नील, मतलब क्या, अगर आपको एसेट दिया, लैपटॉप और कंप्यूटर दिया है कंपनी ने आपको, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, मतलब वो पूरा का पूरा क्या हो गया आपके लिए,
नॉट टैक्सेबल। समझ में आई बात? मतलब उसकी कोई वैल्यू आपकी सैलरी की डेफिनेशन में नहीं आएगी, उसकी इनकम चार्ज नहीं होगी। नेक्स्ट, मूवेबल एसेट्स अदर देन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर अगर है या कोई भी एसेट जो स्पेसिफाइड है, तो उसमें भी सिंपल है, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट। क्या लिखा है? 10% पर एनम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट और द अमाउंट ऑफ रेंट एक्चुअली चार्ज और पेबल बाय द एम्प्लॉयर एज द केस मे बी, ये इम्प्लाइड कंडीशन है वापस, दैट विल बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट। ठीक है, 10% पर एनम ऑफ द वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसेट, या अगर रेंट पे वो एसेट लिया है, मतलब वो खुद उधार लेके आपको ना दे रहा है, मतलब शर्म करो, वो उधार ले रहा है, कंप्यूटर को उसने ईएमआई पे लिया है और वो आपको दे रहा है, रेंट पे उसने लिया वो आपको दे रहा है, तो जो भी रेंट उसने पे किया है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे तो नील है, इन दो के अलावा केस कोई भी मूवेबल एसेट अदर देन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर 10% पर एनम माइनस एनी कॉस्ट दैट हैज बीन बियर्ड बाय यू। क्लियर? इम्प्लाइड कंडीशन है, सब जगह आने वाली है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ये क्या होता है ट्रांसफर? कैपिटल गेन आ गया क्या? नहीं, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट देखो, कोई भी एक्चुअल कॉस्ट लगी एसेट की एम्प्लॉयर को माइनस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर माइनस एनी अमाउंट फॉर रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय। अगर किसी भी मूवेबल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कार्स है, मोटर व्हीकल्स है, उस केस के अंदर एनी कॉस्ट दैट इज एक्चुअली चार्ज टू एम्प्लॉयर माइनस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टियर, कुछ भी अगर नॉर्मल वियर एंड टियर हुआ है, एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय दैट विल बी डिडक्टेड। अब देखो एसेट ट्रांसफर्ड का मीनिंग क्या, एसेट ट्रांसफर हुआ है, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, तो 50% ऑफ WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज वो माना जाएगा परक्यूजिट। ऊपर क्या था, यूज करने के लिए दिया था, यहाँ पे क्या है, आपको ही दे दिया। कंपनीज में ऐसा होता है, क्या होता है कि जैसे आपने ज्वाइनिंग किया, आपको लैपटॉप देते हैं, ठीक है, अब वो लैपटॉप यूज़ करने के लिए दिया तो ठीक है, ये आपके लिए क्या हो गया, नील। मगर कंपनीज बोल देगी भाई ये लैपटॉप अब आप ही का है, क्या बोल रही कंपनी, अब ये लैपटॉप आप ही का है, अब हमारे से कोई रिश्ता नहीं। इन दैट सिनेरियो कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम 50% ऑफ WDV फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, मतलब 2 साल के अंदर आपके कंप्यूटर्स और जो भी आपके लैपटॉप्स है उसकी जो भी WDV चल रही है वो आपके लिए वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट कहलाएगा। नेक्स्ट केस, मोटर कार्स 20% ऑफ WDV ऑफ द कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूसेज, मतलब क्या कंप्यूटर्स के लिए 50%, बाकी के लिए 20%, और कोई भी अदर एसेट है तो 10%। सिंपल सी मैक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर का मतलब सेल होता है, जिसको भी अभी तक समझ में नहीं आया है सुन लो, सेल। ठीक है, नाउ LTC हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ग्रेचुइटी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब होता है जो पेंशन का अमाउंट आपके इकट्ठा हुआ है और आप पर मंथ आप पेंशन लेना चाहते हो, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, और कोई ऐसा मतलब लोग होते हैं जो पेंशन को इकट्ठा उठा लेते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज तक पेंशन को कम्यूट करवा लेते हैं, एक साथ उठा लेते हैं, तो उस केस में कुछ एग्जाम्पशन है, उसके अलावा सारा का सारा टैक्सेबल है। ये एग्जाम्पशन जितने भी है ना डायग्राम वाले, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, जिससे इस क्लास का ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं हो। लीव एनकैशमेंट, अगर आपको कोई भी रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज टैक्सेबल। लीव एनकैशमेंट बिना को मीनिंग समझा चुका हूँ। रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और अदरवाइज, देन ये भी हमको क्या है डायग्राम में हम समझेंगे इसको डिटेल के अंदर। आप समझते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, मतलब क्या आप VRS ले रहे हो, क्या ले रहे हो बॉस आप VRS, आप थक गए हो कंपनी के झमेलों से, अब आप VRS ले रहे हो। इन दैट सिनेरियो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, सिमिलर कंडीशन क्या है VRS के अंदर, कोई भी कंपेंसेशन जो आपको एक्चुअल रिसीव्ड हुआ है 5 लाख, 3 मंथ सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड देन लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। इन 4 में से जो भी लेस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। क्या हो जाएगा वो, एग्जाम्प्ट। बाकी का क्या होगा, रिमेनिंग पूरा का पूरा चार्ज लग जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको सपोज करो VRS मिला है 10 लाख का, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। इन दैट सिनेरियो आपको एक्चुअल रिसिप्ट कितना हो गया, 10 लाख, 5 लाख तो लिमिट दे रखी है, फिर जो भी 3 मंथ की सैलरी है इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितना भी आपने ईयर दिया 25 साल, 27 साल, 28 साल, वो आपके 3 मंथ की एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद LDS दैट इज लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट, जितना भी है उसका कैलकुलेशन करके दे दिया जाएगा। सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाना है तो आपको पूछ लेगा लिमिट क्या है,
मतलब वीआरएस के अंदर अंडर सेक्शन 1010C, मतलब वो नाम भी नहीं देगा वीआरएस का, क्या बोलेगा 1010C के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है। क्वेश्चन क्या बनेगा 1010C के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, तो वो आ जाएगा 5 लाख। क्वेश्चन का लेवल चेंज करना है तो वो आपको कैलकुलेशन दे देगा पूरी, वो कह देगा 3 मंथ की सैलरी, 2 मंथ की सैलरी। ऑल दो इतना डिटेल में आएगा नहीं एंटी नेट में, बिकॉज आपके पास हार्डली 1.2 मिनट्स होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप कोई भी चीज़ माइंड में इमेजिनेशन कर रहे हो ना कि यार इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, उस टाइप से आ सकता है, एक बार अपने आप को पूछ लेना कि क्या 1 से 1.5 मिनट के अंदर मैं जो सोच रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ सकती है क्या। एंटी ये पागल नहीं है ना। इसलिए ज़्यादा डिटेल में भी हमें नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये लिमिट्स याद रखनी है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, आपको बस ये पता होना चाहिए 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, लास्ट डॉन सैलरी इंटू आपका रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस है, ये सब ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। एक तो क्या हुआ, आप थक गए कंपनी से और आपने कंपनी को छोड़ दिया, एक कंपनी आपसे थक गई और बोले तुम निकलो मेरे यहाँ से, दैट इज कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। तो कंपनी आपको ऐसे खा लिया तो निकालेगी नहीं, कंपनी क्या देती है, कुछ अमाउंट देती है आपको, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन जो भी एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है उसका भी रिडक्शन कितना 5 लाख का, और टैक्स कितना लगेगा, मतलब एग्जाम्पशन की बात हो रही है। तो 15 डेज ऑफ एवरेज पे इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस पार्ट और देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6, मतलब राउंडेड ऑफ कर दिया जाएगा। तो कंपनी अगर आपको निकाल रही है तो 15 डेज ऑफ योर सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, वो आपको हो जाएगा या 5 लाख या एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसीव विच एवर इज लेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एम्प्लॉयड कंडीशन है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सो ये कंडीशंस रहेगी। इन सब का सम करोगे तो क्या आ जाएगा आपके लिए ग्रॉस सैलरी। उसके बाद डिडक्शंस, ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। डिडक्शंस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए आपने क्या क्या सीखा, आज के लिए आपने सीखा अलाउंसेस और परक्यूजर्स। परक्यूजर्स का एक पार्ट हमने आज डिस्कस किया है, बाकी नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, जिससे आपको सब चीज़ समझ में आए धीरे धीरे। आज का आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, जितनी भी लिमिट्स है ना उसको एक पेज पे लिख लो। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।